फ्रेंड्स, हम लोगों ने एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी सिंड्रोम जो है उसको देख लिया। अब हम देखेंगे कि मिडिल सेरिब्रल आर्टरी के स्ट्रोक के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, सबसे पहली बात आपने इसके अंदर याद रखनी है कि एमसीए मिडिल सेरिब्रल आर्टरी सप्लाई करती है लैटरल एस्पेक्ट ऑफ योर सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर के किसके लैटरल एस्पेक्ट को सप्लाई करती है। ये वो आर्टरी होती है जो सप्लाई करती है सेंसरी एंड मोटर कॉर्टेक्स एरियाज ऑफ कॉन्ट्रालेटरल फेस एंड आर्म। ठीक है, तो ये फेस और आर्म वाले एरियाज को सप्लाई कर रही होती है। ठीक है, ये इस आर्टरी की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब आपने एक बात याद रखनी है कि जो भी एमसीए चूँकि इन एरिया सप्लाई करी है, तो जब भी एमसीए यानी मिडिल सेरिब्रल आर्टरी का स्ट्रोक होता है तो पर्सन की फेस और आर्म ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं एज़ कम्पेयर टू द लोअर एक्सट्रीमिटी। पहली बात ये होगी। इसके अलावा ये उन एरियाज़ को सप्लाई करती है, चूँकि ये लैटरल एस्पेक्ट को सप्लाई करती है ना, तो वहाँ पर आपके स्पीच एरियाज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली पड़े होते हैं, जिसमें ब्रोकाज एरियाज़ है, वर्निकीज एरियाज़ है, वो वहाँ पर पड़े होते हैं। ठीक है, तो ये इन एरियाज़ को सप्लाई कर रही होती है। अब इसके बाद आपने याद रखनी है कि जो एमसीए है ना ये ज़्यादा सप्लाई दे रही होती है बेसल गैंग्लिया को। ऑल्दो हमने कहा था कि बेसल गैंग्लिया को थोड़ी सी ब्लड सप्लाई एसीए से भी आ रही होती है, लेकिन मेनली बेसल गैंग्लिया के इंपॉर्टेंट न्यूक्लियाई को सप्लाई करती है मिडिल सेरिब्रल आर्टरी। अब कुछ डेफिसिट्स हम यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से आते हैं पेशेंट्स के अंदर, उनका मतलब क्या होता है, और फिर हम लोग इसको बुक से देखेंगे। सबसे पहले आते हैं परसेप्चुअल डेफिसिट्स। ठीक है, पेशेंट की परसेप्शन ख़राब होती है। आपने एक बात याद पढ़ी होगी अभी तक, हमारी बॉडी जो है वो हर तरह की सेंसरी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं करती है। हमारी बॉडी सिर्फ कुछ स्पेसिफिक या इम्पॉर्टेंट मीनिंगफुल सेंसरी इन्फॉर्मेशन को परसीव करती है, उसको आप परसेप्शन कहते हैं। तो एबिलिटी ऑफ योर बॉडी टू प्रोसेस द सेंसरी इन्फॉर्मेशन, उसको हम कहते हैं दैट इज़ परसेप्शन। ठीक है, तो इन लोगों के अंदर जो है वो इम्पेयरमेंट आ जाती है, वो अपनी सेंसरी इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे होते। ठीक है, उसकी वजह से उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ना परसेप्चुअल डिफिसिट्स के साथ ही वो लिखता है यूनिलैटरल निगलेक्ट। एक बात आपने याद रखनी है कि जो पेशेंट्स होते हैं ना एमसीए के या स्ट्रोक के, उन पेशेंट्स के अंदर यूनिलैटरल निगलेक्ट देखा जाता है, जिससे मुराद ये है कि उनको अपनी एक साइड की यानी जो अफेक्टेड साइड है उसकी अवेयरनेस ही नहीं रहती है। ठीक है, उसकी अवेयरनेस उनको नहीं पता होता कि ये साइड मेरे साथ है भी कि नहीं। ठीक है, वो कोई भी टास्क परफॉर्म करेगा वो हमेशा अपनी एक साइड से परफॉर्म करे। लेफ्ट से अगर लेफ्ट साइड अफेक्टेड है तो हमेशा अपनी राइट साइड को यूज़ करेगा। वो कोई भी एक्टिविटीज़ है वो लेफ्ट साइड करेगा ही नहीं, उसको ऐसे लगेगा जैसे लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी है ही नहीं। फिर वो चलते वक्त भी उसको उस साइड पे बैलेंस नहीं आएगा और वो गिर जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को ना इप्सिलेटरल पुशिंग कहते हैं, वो हम ना अपना उस टाइम पे पढ़ेंगे जब हम उस टॉपिक को देख रहे होंगे। ठीक है, तो यूनिलैटरल निगलेक्ट है, पेशेंट हैज़ नो अवेयरनेस अबाउट द अदर साइड ऑफ द बॉडी और अदर हाफ ऑफ द बॉडी। फिर हमारे पास आती है डेप्थ परसेप्शन। डेप्थ परसेप्शन और स्पेशल रिलेशनशिप आपको एक जैसी बात लगेगी, बट ये डिफरेंट होते हैं। एक होती है पेशेंट की नियर या फार साइटेडनेस, मतलब मैं देख रही हूँ करीब की चीज़ मुझे नज़र आ रही है, मैं क्योंकि ये मेरी आंखों का काम है। ठीक है, मुझे देखिए कि कितनी चीज़ मेरे करीब है और कितनी दूर है, और मैं उसको क्लियरली देख पा रही हूँ कि नहीं देख। अब कितनी दूर है कितनी पास है उसकी डेप्थ क्या है ये मुझे मेरा ब्रेन बताता है। ठीक है, तो इन पेशेंट्स के अंदर वो डेप्थ परसेप्शन जो है वो ख़राब होती है। लेट से अगर पेशेंट चल रहा है तो अपने सामने किसी चीज़ को देख रहा है, उसे लग रहा है कि तो बहुत डीप है और वो उसके ऊपर पाँव नहीं रख पाता और फिर वो पेशेंट ट्रिप करता है या उसका बैलेंस जो है वो आउट होता है। ठीक है, इसको डेप्थ परसेप्शन कहते हैं। फिर हमारे पास आता है स्पेशल रिलेशनशिप। स्पेशल रिलेशनशिप से मुराद ये है कि दो चीज़ों की रिलेटिव स्पेस क्या है। लेट्स से अगर मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं सामने, ठीक है, और मुझे कहा जाता है कि मैंने अपने इस ऑब्जेक्ट को उठाकर इसके ऊपर रखना है। ठीक है, लेकिन जो पेशेंट होता है उसके स्पेशल रिलेशनशिप ख़राब होते हैं, उसको नहीं पता चल रहा हो तो मैंने ऊपर रखना है, मे बी वो आगे पीछे किसी भी साइड पर रख देगा। तो रिलेशन ऑफ टू सब्जेक्ट, डेप्थ परसेप्शन है 3D स्पेस के अंदर वो कहाँ लाई कर रहा है, 3 डायमेंशंस के अंदर। और स्पेशल रिलेशनशिप क्या है, एबिलिटी टू परसीव पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू द ईच अदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है एग्नोसिया। जो एग्नोसिया है ना दैट इज़ इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज। कोई भी चीज़ है वो देख रहा है फिर भी उसको समझ नहीं आ रही है क्या है, किसी पर्सन को देख रहा है उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, फेमिलियर फेसेस को भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा, दैट इज़ एग्नोसिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है लिम्ब काइनेटिक एप्रेक्सिया। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, पेशेंट के अंदर ना क्लमजी मूवमेंट्स होती हैं, पुअरली कोऑर्डिनेटेड हैंड मूवमेंट्स होती हैं, क्या कहते हैं इन कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स को। ठीक है, तो ये आपने एमसीए के बारे में पढ़ा। इसके अलावा कुछ और डेफिसिट्स इसके अंदर आते हैं दैट आर रिलेटेड टू समवट योर विजन और विजुअल परसेप्शन। तो हम उसको एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो एक विजुअल डेफिसिट जिसको वो लिखता है दैट इज़ होमोनोमस हेमिअनोपिया। बेसिकली हेमिअनोपिया या होमोनोमस हेमिअनोपिया से मुराद ये है कि इसमें जो पर्सन है, यहाँ पर अगर आप देखें ना इस तरह से, एक आपकी राइट साइड से नज़र आ रहा है, एक लेफ्ट साइड से नज़र आ रहा है, तो दोनों आँखों की
एक साइड जब पेशेंट की सेम साइड, मतलब अगर एक आंख की राइट साइड का मसला है, दूसरे साइड के भी राइट साइड का मसला होगा, ठीक है, तो दोनों आंखों की जब हाफ ऑफ द विजुअल फील्ड के अंदर पेशेंट को नजर आना बंद हो जाता है, उसको हम कहते हैं दिस इज होमोनोमस हेमिएनोपिया, ठीक है, लॉस ऑफ द हाफ ऑफ द विजुअल फील्ड, ठीक है, और ये कॉन्ट्रालेटरल होगा, ठीक है, अगर राइट साइड अफेक्टेड है तो लेफ्ट साइड की विजुअल फील्ड अफेक्ट होगी और इसी तरह वाइस वर्सा होगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, क्लिनिकल नोट्स थे जो आपको पता होने चाहिए। अब हम देखते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस जो हैं एमसीए की क्या होती हैं। यू कैन सी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ मिडल सेरिब्रल आर्टरी सिंड्रोम। ये वाला जो पार्ट है ये मोस्टली आपकी न्यूरो एनाटमी से रिलेट करता है, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा अगर आपने न्यूरो एनाटमी इतने अच्छे से नहीं पढ़ी हुई है, ठीक है। अब वो कहते हैं कॉन्ट्रालेटरल हेमिपेरेसिस होगी, मैंने कहा था इन्वॉल्विंग द अपर एक्सट्रीमिटी, लोअर एक्सट्रीमिटी इज मोस्टली स्पेयर, ठीक है, क्योंकि ये किसका स्ट्रोक है, एमसीए का, और एमसीए किसको सप्लाई करती है, फेस और आर्म के एरियाज को सप्लाई करती है। उसके बाद कॉन्ट्रालेटरल हेमिसेंसरी लॉस हो सकता है, मोटर स्पीच इंपेयरमेंट हो सकती है, ब्रोकाज एफेजिया, वर्निकीज एफेजिया क्या होते हैं मैंने आपको पहले भी बताया था। एफेजिया इन जनरली स्पीच एबनॉर्मेलिटी को कहते हैं। एफेजिया के साथ साथ एक टर्म होती है जिसको हम डिसआर्थरिया कहते हैं। डिसआर्थरिया एनी प्रॉब्लम विद द मस्कुलर सिस्टम, जो मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि लैरिंग्स, फेरिंग्स के अंदर, टंग के मसल्स के अंदर, फेस के मसल्स के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई है, उसको आप डिसआर्थरिया कहते हैं, ठीक है। जबकि एफेजिया जो है वो ब्रेन के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है जिसकी वजह से स्पीच इंपेयरमेंट आ रही है, उसको आप कहते हैं, ठीक है। तो एफेजिया ब्रोकाज हो सकता है और वर्निकीज हो सकता है। जो ब्रोकाज एफेजिया होता है ना, इसके अंदर पर्सन जो है वो बोल नहीं पा रहा होता, मोटर स्पीच उसकी इंपेयर होती है, वो समझ लेता है लेकिन वो बोल नहीं पा रहा होता। ऑन द अदर हैंड हमारे पास रिसेप्टिव यानी वर्निकीज एफेजिया होता है, ना पर्सन ये समझ पा रहा होता है, स्पीच को कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहा होता है, ठीक है, ना ये समझ पा रहा होता है कि सामने वाला क्या कह रहा है और ना ये समझ पा रहा होता है कि मैंने क्या कहना है, ठीक है। इसको वर्निकीज एफेजिया कहते हैं। वो बोल लेता है लेकिन उसकी स्पीच जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो ऐसी होती है जिसको आप कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं, इरेगुलर सी स्पीच होती है, लेकिन वो फ्लुएंटली बोल लेता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके अंदर मोटर स्पीच इंपेयरमेंट हो सकती है, रिसेप्टिव स्पीच इंपेयरमेंट हो सकती है। अगेन वही एरियाज आपको इसके सामने लिखे हैं, मोटर और सेंसरी कॉर्टेक्स अफेक्टेड होंगे तो आपको ये सेंसेटिव, तो यहाँ तक तो हमें समझ आ गया। फिर ग्लोबल एफेजिया भी हो सकता है जिसके अंदर ना स्पीच सही है और ना ही जो है वो कॉम्प्रीहेंशन सही है, ठीक है। परसेप्चुअल डेफिसिट्स, अच्छा पैराइटल लोब जो आपकी ऐसी लोब होती है जो परसेप्शन के साथ मोस्टली रिलेट करती है। तो परसेप्चुअल डेफिसिट्स क्या होते हैं मैंने एक्सप्लेन कर दिया। यूनिलैटरल निग्लेक्ट, डेप्थ परसेप्शन, स्पेशल रिलेशनशिप, एग्नोजिया, ये सब चीज़ें आएंगी किसके, पैराइटल की वजह से। फिर हमारे पास आती है लिम्ब काइनेटिक एप्रेक्सिया, कॉन्ट्रालेटरल होमोनोमस हेमिएनोपिया, मैंने बता दिया था आपको ये क्या होता है। कॉन्जुगेट गेज, कॉन्जुगेट गेज क्या होती है कि आपकी आइज़ की एबिलिटी टू लुक एट द वन थिंग साइमल्टेनियसली, मतलब मेरी अगर मैंने राइट साइड पे कोई चीज़ देखनी है तो मेरी दोनों आइज़ जो है वो राइट साइड पे मूव करेंगी उस चीज़ को देखने के लिए, एक साथ सिंक्रोनाइजली दोनों आइज़। लेकिन इसके अंदर जो है वो पेशेंट की कॉन्जुगेट गेज अफेक्ट होती है। मे बी एक आई जो है उसकी एक जगह स्टेबल रहती है और दूसरी आई लेफ्ट राइट मूव कर सकती है, या इसी तरह मतलब वो सिंक्रोनाइजली उसको मूव नहीं कर पा रहा होता। ये भी नेक्स्ट पे आते हैं एटेक्सिया ऑफ द कॉन्ट्रालेटरल लिम्ब। एटेक्सिया हमने कहा था इनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स होंगे। फिर हमारे पास आता है प्योर मोटर हेमिप्लेजिया लेक्यूनर स्ट्रोक। लेक्यूनर स्ट्रोक ऐसा होता है जो कि स्मॉल आर्टरीज का स्ट्रोक होता है, मे बी बहुत कॉमनली डायबिटीज़ के साथ या हाइपरटेंशन के साथ रिलेट करता है। वो जब स्मॉलर आर्टरीज अफेक्ट होती है उसको आप लेक्यूनर स्ट्रोक कहते हैं, तो उसकी वजह से प्योर मोटर हेमिप्लेजिया हो सकते हैं। हमने प्योर सेंसरी, हम आगे पढ़ेंगे लेक्यूनर स्ट्रोक क्या होते हैं। सो दिस इज ऑल about the clinical manifestation of the middle cerebral artery syndrome. In the next part we will be learning about the posterior cerebral artery syndrome.